नमस्कार। लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई की याचिका पर कोर्ट में होगी सुनवाई। नए साल की भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की अपील, 5 जनवरी तक वृंदावन न आने का अनुरोध। आंध्र प्रदेश में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस में लगी आग, एक की मौत, यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रुकवाई, 2 ऐसे कूद चले। बंगाल में बीएलओ की मौत, काम के दबाव का आरोप, टीएमसी ने एसआईआर प्रक्रिया को जिम्मेदार ठहराया। एमपी झारखंड में तापमान 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर बलरामपुर से है, जहां पर 26 दिसंबर 2025 की शाम 8 बजे राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध धान परिवहन करते एक पिकअप वाहन पकड़ा गया। पूछताछ में चालक ने खुलासा किया कि यह धान कुलुंडी निवासी श्याम सुंदर गुप्ता के घर उतारा जाना था। दबिश में श्याम सुंदर गुप्ता के घर से लगभग 400 बोरी अवैध धान, बड़ी मात्रा में बैंक और खरीदी से जुड़े कूटरचित दस्तावेज तथा 1,67,100 रुपए नगद बरामद हुए हैं। जांच में सामने आया कि श्याम सुंदर गुप्ता और शिवम कुमार गुप्ता किसानों से छलकर अन्य राज्यों से सस्ता धान लाकर छत्तीसगढ़ के खरीदी केंद्रों में बेचते थे। यही नहीं, किसानों के खातों से अवैध निकासी भी की जाती थी। थाना सनावल में अपराध क्रमांक 82/2025 दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। रायपुर से खबर है, सीएम विष्णुदेव साय आज जशपुर के दौरे पर। सुबह 11 बजे ग्राम सामरबार निजी कार्यक्रम में शामिल। दोपहर 12:40 पर ग्राम दोकड़ा में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन और ढूंढ में आदिवासी कंवर समाज वार्षिकोत्सव में करेंगे शिरकत। सीएम आज जसपुर के ग्राम बगिया में रात्रि विश्राम करेंगे। रायपुर से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। रतलाम जिले जावरा शहर थाना अंतर्गत पैलेस मैदान क्षेत्र में एक मन्नत के कार्यक्रम के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई से चाकूबाजी तक बात पहुंच गई और नागदावा खाचरौद और एक स्थानीय युवक ने मिलकर किसी बात को लेकर मोहम्मद नवाज खान निवासी गाड़ी खाना से बातचीत में मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया, जिसमें मोहम्मद नवाज खान के ऊपर चाकू से 5 से अधिक बार वार किए गए। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसका इलाज किया गया। अब शहर पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली से खबर है, शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड का दौरा। बड़ी जानकारी आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री 12 बजे पहुंचेंगे उत्तराखंड। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम करेंगे स्वागत। गोचर में किसान दिवस कार्यक्रम में जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें। और 4:15 पर दिल्ली वापस होंगे शिवराज सिंह चौहान। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से। बस और ट्रैक्टर में जोरदार भिड़ंत। बस और सीमेंट से लदे ट्रैक्टर में भिड़ंत। बस में सवार 5 महिला यात्री हादसे में घायल। हादसे के बाद यात्रियों ने बस चालक को जमकर पीटा। सिकंदराबाद में गुर्जर चौक के पास नेशनल हाईवे 34 पर हुआ हादसा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर कोहरे में सड़क उतरी पुलिस। हादसों को रोकने के लिए सड़क पर उतरी पुलिस राहगीरों को कर रही है जागरूक। पुलिस की पहल की हो रही सराहना। नेशनल हाईवे 34 पर विजिबिलिटी हुई सामान्य से बेहद कम। हाईवे पर घने कोहरे में रेंग कर चल रही वाहन। हाईवे पर हादसों को लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। उत्तर भारत में लगातार सर्दी का सितम लगातार जारी है। घने कोहरे और सर्दी के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त अगर बात की जाए, मैं यूपी के जनपद बुलंदशहर में मौजूद हूं और जनपद बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं खुर्जा और पहासू मार्ग पर। देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार सर्दी के कारण वाहनों की जो रफ्तार है, मेरे कैमरामैन तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, वाहनों की जो रफ्तार है, रफ्तार पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। लगातार देखिए वाहन है वो धीरे धीरे जिस तरह से धीमी गति से वाहन चल रहे हैं और लगातार देख सकते हैं कि जो कोहरे के कारण जो विजुअलिटी है वो सामान्य से भी बेहद कम हो गई है। लोगों को, जो वाहन चालक है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार वाहन चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे अगर बात की जाए तो यूपी के जनपद बुलंदशहर में पॉल्यूशन को लेकर भी लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पॉल्यूशन के साथ साथ कोहरे और सर्दी का सितम, यानी तीन चीज़ों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। देखिए, मेरे साथ यहाँ कुछ राहगीर मौजूद हैं, एक टेम्पू चालक मौजूद हैं, एक भैया मजदूर हैं, एक फेरी करने वाले मौजूद हैं। हम सभी से बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। सबसे पहले हम टेम्पू जो चला रहे हैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सत्यप्रकाश शर्मा है। सत्यप्रकाश जी, किस तरह की दिक्कतें आ रही है? जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप धीरे धीरे और लाइट जलाकर ला रहे थे। दिक्कतें बहुत आ रही हैं कोहरे की वजह से, फिर ठंड है, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। जो सफ़र 1 घंटे का है वो 3 घंटे में सफ़र से तय हो रहा है। तो इससे तो देखा जा रहा है कि नुकसान भी आपको बैठ रहा तो होगा। नुकसान तो होगा ही सर्दी में, कोहरे से प्रदूषण भी है। अच्छा, मजदूरी जिस तरह से आप घर से निकलते हैं तो क्या नहीं हो रही, मिल पा रहे हैं? नहीं हो रही, सवारी नहीं निकल रही, कुछ नहीं है। जब काम पे नहीं जा पा रहे मजदूर तो सवारी कहाँ से निकलेगी? अच्छा, जब सवारी नहीं निकल पाएंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? और ये तो ऊपर वाला जाना कैसे होगा। देखिए, मेरे साथ अगर बात की जाए तो ट्रक चालक मौजूद है जिन्होंने अपने कोहरे के कारण ट्रक को भी यहाँ खड़ा कर दिया है, क्योंकि इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है? यूसुफ खान जी। किस तरह की दिक्कतें आ रही है? जिस तरह से दिक्कत ये आ रही है सर, काका में कोहरे की वजह से गाड़ी नहीं चल पा रही, तो गाड़ी साइड में लगा रखी है हमने, आग जला रखी है, ताप रहे हैं अपना। और तो जिस तरह से देखा जा रहा है, अपने कोहरे की वजह से जिस तरह से आप आए हो, धीरे धीरे चल के आए हो, तो किस तरह की सफर में दिक्कतें आती हैं? सर दिक्कत ये आ रही है, कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, काका में लगा चोट फोट हो, इसलिए हमने साइड में ठाड़ी कर रखी है अपनी गाड़ी। अच्छा, कोहरा कम होने का इंतजार कर रहे हैं? हाँ जी, कोहरा खत्म हो जाएगा जब चलेंगे यहाँ से हम। लेकिन इस वक्त की अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर में लगातार लोगों को तीन चीज़ों से जूझना पड़ रहा है। अगर प्रदूषण की बात करें तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा बना हुआ है और सर्दी और कोहरे का भी सितम लोगों को कहीं ना कहीं सता रहा है। अब लोग काफ़ी परेशान है, घर से निकलने में लोग दुश्वार हो रहे हैं। मजदूर वर्ग के लोगों की अगर बात करें तो मजदूर वर्ग के लोगों को मजदूरी करने में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर।
आगे बढ़ते खबरों की ओर। विदिशा से खबर है, जहां पर जिले के कुरवाई क्षेत्र में देर रात एक हृदय विदारक सड़क हादसा सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार कुरवाई निवासी कुछ युवक मेलवा चौराहे पर स्थित एक ढाबे पर अपने दोस्त का जन्मदिन मनाने गए थे। जश्न मनाने के बाद देर रात करीब 1:30 बजे सभी युवक कार से वापस लौट रहे थे कि तभी उनकी तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे खड़े एक अनियंत्रित डंपर से जा टकराई। इतनी भीषण टक्कर थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। उसमें सवार 3 युवकों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार की स्थिति बेहद खराब थी। गेट तोड़कर शवों और घायलों को निकालना पड़ा है। लखीमपुर से खबर, डॉक्टरों की लापरवाही उजागर। रात भर इलाज के लिए तड़पती रही युवती, रात भर ब्लोअर लगाकर सोते रहे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ। जिला चिकित्सालय की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी और स्वशासी राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालय समृद्ध अस्पताल, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
अक्षय श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अक्षय, पूरी जानकारी क्या है? जिला चिकित्सालय की घटना सामने आई है, डॉक्टर ब्लोअर चलाकर एक तरफ आराम को फरमाते रहे, दूसरी ओर इलाज के लिए मरीज तड़पते रहे। जी मैं बता दूं, पूरा मामला जनपद लखीमपुर खीरी के पुरुष चिकित्सालय वाइल का है, जहां पे एक मरीज जो रूबी नाम से जो मरीज था, उसको 2 दिन पहले एडमिट हुई थी और उसके बाद वो वहाँ पे इलाज चल रहा था। उसके बाद उसके दर्द उठी और डॉक्टरों से गुहार लगाते रहे उनके परिजन, और डॉक्टर जो है बंद कमरे में ब्लोवर तापते रहे और ना ही स्टाफ नर्स निकल के बाहर आए, ना ही डॉक्टर को निकल के बाहर आए। जबकि परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर लगातार पैसे भी मांगते रहे, पैसे भी देते रहे परिजन, उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई इलाज मुहैया नहीं करा पाए। उसी कारण जब जो पीड़िता है, जो उसके माँ है, वो रो रो के चलते हुए बयान दे रही है कि डॉक्टर की लापरवाही निकल के सामने है। जब इस मामले में हमने सीएमएस जो जिला अस्पताल के उनसे बात की, उन्होंने कहा कि डॉक्टर पे कार्रवाई की जाएगी। आखिर ये पहला मामला नहीं, इससे पहले एक मामला कल और भी निकल के सामने आया था, मगर कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही, सिर्फ वेतन तक रोका जा रहा है। शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। डॉक्टरों की लापरवाही उजागर। जिला चिकित्सालय की पूरी घटना सामने आई है। रात भर इलाज के लिए तड़पते रही युवती। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रात भर इलाज के लिए तड़पती रही युवती। हमारी बिट्टू के ऐसे बुखार था हल्का फुल्का, फिर यहाँ लेकर आए तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, केवल 2 ही बोतल लगे थे और किसी ने देखा ही नहीं। एक मैम है, वो ब्लोअर लगा लिए और वो पैर सेक रही थी, हमने जगाया ऐसे, मैम उठो, बिट्टू की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, ऐसे चिमटी लगा दी, तब भी उन्होंने जवाब नहीं दिया कि बिट्टू को लेकर जाओ। फिर एक यहाँ पर सर है, कोई मरीज से अभद्रता तो नहीं हुई? आप लोगों से कोई अभद्रता हुई? नहीं। किसी ने कुछ बोला हो, ऊंची आवाज में बात करी हो? नहीं, कभी हम यहाँ पर आए ही नहीं, किसी की जान पहचान भी नहीं। नहीं, यहाँ पे किसी स्टाफ ने आपसे कोई ऊंची बात में बात तो नहीं करी ना? किसी से कोई किसी की परिचय भी नहीं है हमारी। लखनऊ से खबर। यूपी में ठंड का कहर जारी है। कई जिलों में घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट। 37 जिलों में जबरदस्त ठंड की चेतावनी देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कोहरे से कई जिलों में विजिबिलिटी शून्य। बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में रेड अलर्ट। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में रेड अलर्ट। इटावा, औरैया और आजमगढ़ में भी रेड अलर्ट की बात सामने आई है। फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज में भी रेड अलर्ट। गोरखपुर, देवरिया, मऊ, बलिया में रेड अलर्ट। सीतापुर में घने कोहरे का कहर जारी। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई, लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है खटीमा से, जहां पर लायंस क्लब सिटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के भूतपूर्व सैनिक एवं सदस्य कैप्टन दीवानी चंद द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान के मोती का विधिवत विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बोर्ड के पदाधिकारी एवं क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। पुस्तक के लेखक कैप्टन दीवानी चंद ने बताया कि आज के दौर में लोग अपनी संस्कृति और विरासत को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। गीता, महाभारत और रामायण जैसी महान पुस्तकों को पढ़ना आज की पीढ़ी के लिए कठिन होता जा रहा है। इसी कारण से उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद समाज में ज्ञान की कमी को महसूस करते हुए ज्ञान के मोती नामक पुस्तक का लेखन किया, ताकि सरल रूप में लोगों तक ज्ञान पहुंचाया जा सके। कुछ वर्षों से मैं एक अपनी बुक में कुछ रोज़ एक लाइन ज़रूर अच्छी चीज़ लिखता था। मैं तो लिखते लिखते जब वो भंडार भर गया तो मेरे दिमाग में आया कि इसकी एक किताब में क्यों बनाई जाए, शायद लोगों के कुछ काम आ सकेगी। यही पॉइंट मैंने इस बुक में डाले हैं। और बहुत बड़ा लेखक नहीं, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और इतना ज्ञान भी नहीं है, पर एक दिमाग में आई बात और ये मैंने शुरू किया। इससे पहले मैंने एक पारिवारिक हिस्ट्री भी लिखी है। इसमें हमारे लायंस क्लब के आज सारे मेंबर्स इकट्ठे हुए और जिनने अपने मेहनत के द्वारा दिवाली चंद जी को एक प्रोत्साहन दिया कि जो उन्होंने एक नई किताब लिखी है ज्ञान के मोती, इसका विमोचन करा गया। और इस विमोचन में हम सब ने जो जो अपनी बातें कही यानी दीवानी चंद जी ने उन सब बातों को इसमें रखा हैगा और रखते हुए आगे बढ़ाया हैगा। खटीमा सिटी की एक बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे बड़े वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं कैप्टन दीवानी चंद जी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं। उन्होंने अपने पुस्तक का विमोचन किया गया है यहाँ पे, ज्ञान के मोती, जिसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सार, जो उन्होंने इस ज़िंदगी में जो कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में सीखा, उस ज़िंदगी का सार इन्होंने इस किताब में दिया है। और मैं ज़रूर इस किताब को पढ़ूंगा और सारे मेरे सदस्यों से भी कहूँगा ज़रूर आप इस किताब को पढ़ें। अगली खबर आपको विकासनगर से बताते हैं, जहां पर उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर अब तक मसूरी और नैनीताल का दबदबा रहा है, लेकिन अब जौनसार, बाबर और शांत और खूबसूरत तरह का चक्राता एक बड़े डेस्टिनेशन हब के रूप में उभर रहा है। उत्तराखंड सरकार की नई पर्यटन नीति और इको टूरिज्म पर बढ़ते फोकस के कारण चक्राता पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इस साल दिसंबर के अंत तक हिमालयी क्षेत्रों में उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी नहीं हुई, जिससे आमतौर पर पर्यटन व्यवसाय प्रभावित होता है। हालांकि चक्राता में तस्वीर इसके उलट है। होटल व्यवसायियों और स्थानीय प्रशासन ने बर्फबारी की कमी को अपने उत्साह पर हावी नहीं होने दिया। चक्राता के प्रसिद्ध रामताल गार्डन में पहली बार एक भव्य न्यू ईयर सेलिब्रेशन इवेंट का आयोजन किया जा रहा है, जो क्षेत्र के पर्यटन इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना उत्सव मनाना है। पर्यटकों को यहां केवल आधुनिक संगीत नहीं, बल्कि जौनसार बाबर की समृद्ध संस्कृति की झलक भी देखने को मिलने वाली है। वेशभूषा सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण होंगे। इसके साथ ही स्थानीय पहाड़ी पकवानों और उत्पादों के माध्यम से आगंतुकों को उत्तराखंड की वास्तविक खुशबू से रूबरू कराया जाएगा। होटल व्यवसायी अनुपम तोमर और विकासनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह के अनुसार सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चक्राता का ये बदलता स्वरूप न केवल स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि भीड़भाड़ से दूर सुकून की तलाश करने वाले पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है।
रहा था, एक इवेंट मैं कराने जा रहा हूँ जो नया साल का इवेंट है। हालांकि ये तो इवेंट मात्र है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ का टूरिज्म को बढ़ावा देना और इसको जो चीज़ें यहाँ पर अनएक्सप्लोर है उसको लोग आके एक्सप्लोर करें। बहुत प्राकृतिक में बहुत खूबसूरती है यहाँ पर। आपको एक स्वच्छ वातावरण की प्राप्ति होगी। कोई भी यहाँ पर आता है तो 100% मैं गारंटी देता हूँ कि वो यहाँ पर एक बहुत अच्छी अनफॉरगेटेबल मेमोरी के साथ वापस जाएगा। जिंदगी भर याद करेगा कि मैं खजराता जैसी प्लेस में गया और मुझे वहाँ नया साल मनाने का मौका मिला। मेरा मेन मकसद यही है, इसको कराने का। कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस भिंड में अलग अंदाज में मनाया गया। रैली के बजाय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 स्थित एससी बस्ती में पहुंचकर श्रमदान किया और साफ सफाई कर सामाजिक संदेश दिया। कार्यक्रम की अगुवाई जिला कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह भदौरी और पिंकी ने की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, लोकतंत्र की नींव रखी, लेकिन आज नगरपालिका में भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाएं हावी हैं, जिनके खिलाफ कांग्रेस आंदोलन करेगी। पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है, कांग्रेस इसे बचाने के लिए संघर्ष जारी रखेगी। इस दौरान कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री श्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का साल 2025 का अंतिम मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने हमेशा की तरह समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर एपिसोड के माध्यम से देशवासियों को जागरूक करने के लिए उपयोगी और प्रेरणादायक जानकारियां साझा करते हैं।
अरावली को लेकर देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ हरियाणा प्रदेश में भी बहस छिड़ी हुई है। केंद्रीय कैबिनेट पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी अरावली को लेकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अगर बात करें हरियाणा की, तो यहां पर काफी बड़ा हिस्सा अरावली क्षेत्र का मौजूद है। तकरीबन 17,700 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र यहां पर मौजूद है। इसके साथ साथ महेंद्रगढ़ जिले में तकरीबन 210 हेक्टेयर में सरकार द्वारा खनन क्षेत्र भी प्रस्तावित है। लोगों के लिए बड़ा सवाल बन गया है कि क्या अरावली के नए नियमों के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले के अरावली में खनन शुरू होगा या फिर यहां के अरावली सुरक्षित रहेगी। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। महेंद्रगढ़ जिले में जो हमारे पास उपलब्ध रिकॉर्ड है उसके अनुसार लगभग 17,700 हेक्टेयर अरावली क्षेत्र है, जिसमें से करीब 11,600 हेक्टेयर में पीछे अरावली में उसके हमारे प्रोजेक्ट के तहत वर्ष 1990 से लेकर 2000 तक प्लांटेशन हुई थी और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के कारण वो उनको बाकी चीजों के लिए उसको वन विभाग के धाराएं उसमें लागू हो जाती है। सोमवार को हम लोग एक ज्ञापन डीसी साहब को देंगे, जिसमें ज्ञापन जो हमारा मुद्दा है विषय ये रहेगा अरावली का। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का अभी बयान आया है कि भाई अरावली क्षेत्र में 100 मीटर वाला जो माइनिंग का मुद्दा है, उस मुद्दे के ऊपर हम ज्ञापन देंगे कि ये मुद्दा बिल्कुल गलत मुद्दा है। और देखो, हम तो आपको पता ही है पूरे के पूरे अरावली से घिरे हुए हैं, पूरा महेंद्रगढ़ जिला हमारा नानक चौधरी विधानसभा क्षेत्र है जो, और जो हम ये लड़ाई लड़ेंगे ये गैर राजनीतिक लड़ाई है जिसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। हमारे जिला महेंद्रगढ़ में अभी प्रेजेंट में 8 माइंस हैं जो ऑपरेशनल माइंस हैं और उनका अप्रोक्सीमेट 210 हेक्टेयर जमीन उनको अलॉट की हुई है। बात करें इन माइंस से कितना राजस्व हरियाणा गवर्नमेंट को मिल जाता है तकरीबन? औसतन 250 करोड़ पर ईयर का जो रेवेन्यू है इन माइंस से कलेक्ट होता है। अभी तक लगभग 170 करोड़ हमने रिकवर कर लिया है, बाकी आने वाले टाइम में रिकवरी होगी। और अगली खबर आपको हम यमुनानगर से बताते हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में मिले नाबालिग लड़की को राजकीय रेलवे पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाई ने परिजनों से मिलवाया। राजकीय रेलवे पुलिस को एक लड़की लावारिस हालत में भटकती मिली। तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की को संरक्षण मिल गया। इसकी सूचना बाल कल्याण समिति को दी गई और परिजनों का पता तलाश करते हुए सकुशल लड़की को परिजनों को सौंप दिया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार रोहिला ने बताया कि लावारिस हालत में मिली नाबालिग की सूचना मिलते ही राजकीय पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम ने मुस्तैदी से परिजनों की तलाश की आवश्यक कार्रवाई करते हेतु परिजनों को सौंप दिया गया है। एक 11 वर्षीय लड़की रेलवे स्टेशन यमुनानगर से जीआरपीएफ और आरपीएफ के जवानों ने इसको रिकवर किया है।
वो बिहार में अपने रिलेटिव के साथ, जीजा जी के साथ जो है वो जा रही थी। भीड़ भाड़ के कारण से जो है वो गाड़ी में चढ़ नहीं पाई और उसका हाथ छूट गया, वो नीचे रह गई। उसको रेस्क्यू किया गया है और CWC के समक्ष उसको प्रस्तुत किया गया है। तो उस लड़की के बारे में जो है अभी DDR वगैरह कटवा करके जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत वो अपने आप को यहीं बिलासपुर रोड पर एक फैक्ट्री है, वहीं पर उसके माता पिता रहते हैं, बता रही है अपना आता पता। तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दे दी गई है, वो उनका पता ट्रेस करके उसको घर तक पहुंचाने का काम करेगी। और RPF और GRP को भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि धुंध का समय है, तो कृपया इस प्रकार की रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट भी करवाएं और बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण करें, ध्यान रखें, सवारियों को भी हिदायतें दें कि वो अपने साथ। खबर है भिंड से, जहां पर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 छात्र ठगों को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरोह देश भर के भोले भाले लोगों को सस्ते लोन, सरकारी नौकरी और ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़ित ने थाना उमरी में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तकनीकी जांच और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हो गया। आपको बता दें कि रामनगर व ढाबला के बीच एक चलती मोटरसाइकिल में अचानक हुए शक्तिशाली ब्लास्ट में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि युवक के शरीर के निचले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। मिली जानकारी के अनुसार सुखराम बारेला निवासी ग्राम जामली सुबह करीब 10:30 से 11 के बीच अपनी मोटरसाइकिल से इछावर से रामनगर की ओर जा रहे थे। जैसे ही रामनगर में गिट्टी मशीन के पास पहुंचे, बाइक में अचानक से विस्फोट हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के मुताबिक विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुखराम की कमर के नीचे का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। शव सड़क से काफी दूर जाकर गिरा, मोटरसाइकिल के भी टुकड़े टुकड़े हो गए। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में घटनास्थल के आसपास कोई संवेदनशील या विस्फोटक वस्तु नहीं मिली है। ब्लास्ट का कारण अभी भी रहस्य बना हुआ है।
खबर है भोपाल से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रविवार को पार्टी के पितृपुरुष और कुशल संगठनकर्ता कुशाभाऊ ठाकरे तथा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खंडेवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी ने दोनों वरिष्ठ नेताओं के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक मिसाल कायम की, ऐसे हम सबके आदरणीय रहे, आदर्श रहे कुशाभाऊ ठाकरे जी की पुण्यतिथि है। हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे और भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने में, आगे बढ़ाने में जिनका योगदान रहा, ऐसे सुंदरलाल जी पटवा को भी मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हजारीबाग के मैरो स्थित बीएसएफ कैंप के क्वार्टर में रविवार की सुबह एक एसआई की मौत हो गई। मृतक की पहचान जनार्दन करमाली के रूप में हुई है, जो बोकारो जिले के निवासी थे। पुलिस के अनुसार उन्हें सर्विस इंसास राइफल से गोली लगी, जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख बिहारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। जानकारी परिजनों को दे दी गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रविवार को बेमेतरा जिले की नवागढ़ प्रवास पर रहे। उन्होंने उनके साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहां पर आयोजित लोक कला महोत्सव, ओपन पंथी प्रतियोगिता एवं बाबा गुरु घासीदास जयंती समारोह में शिरकत की। जिलेवासियों के लिए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का पिटारा खोला। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के मंच से बेमेतरा जिले को बड़ी सौगात देते हुए कुल 165 करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इन कार्यों से जिले के बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के वैसतमपुर गांव चौक पर रविवार को एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। ऑटो से उतरकर सड़क पार कर रही एक महिला को तेज रफ्तार हाईवे ने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि महिला का शरीर ट्रक में फंसकर करीब 20 मीटर तक घसीटता चला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका की पहचान उत्तरा हसमुख के रूप में हुई, जो ग्राम पंचायत कोल्हापुरी की रहने वाली थी। चश्मदीदों के मुताबिक उत्तरापुल गांव चौक पर ऑटो से उतरने के बाद पैदल सड़क पार कर रही थी कि तभी राजनांदगांव की ओर से आ रहे एक अनियंत्रित और तेज रफ्तार हाईवे ने उसकी जोरदार टक्कर मार दी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नवागढ़ में आयोजित बाबा गुरु घासीदास लोक महोत्सव पंक्ति प्रतियोगिता में शामिल हुए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इससे पहले सतनाम भवन में जोड़ा जैत खान का पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की, तो वहीं नवागढ़ में अटल परिषद का लोकार्पण किया। इसके बाद कार्यक्रम स्थल में विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री आवास के 950 हितग्राहियों को चाबी भेजकर गृह प्रवेश कराया। जिले के 44 विभिन्न कार्यों की लागत 165 करोड़ रुपए है, जिसका लोकार्पण भूमि पूजन किया गया। विकास की दृष्टि से ले जाना है और कल आप सबके और लोक उत्सव प्रतियोगिता यहाँ पर होता है और आज वही आयोजन था जिसमें हम लोग आमंत्रित थे और इस अवसर पर हम सभी लोगों को पूज्य बाबा गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं। घासीदास बाबा जी को मानने वाले, पूरी आस्था रखने वाले करोड़ों की संख्या में 2 लाख रुपए का और चेक दिया जा रहा है। ऐसे में यहाँ नवागढ़ में जो राज्य स्तरीय जो पंक्ति प्रतियोगिता होती है, जो बाबा के नाम से महोत्सव होता है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।